हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रिवर्स क्वीन ऑफ द डेंजरस माफिया गर्ल का एपिसोड कुछ दिनों से बंद कर रखा था। तो यार, कभी कभी हमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा पीसी ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है, अब हम बात ज़्यादा नहीं करते हैं और सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस तरह से किया रेहान को क्यारा के साथ देखती है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वह रेहान को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब आगे किया रेहान और अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाती है। वह वहाँ से निकलकर सीधा मॉरिशस के लिए चली जाती है। यहाँ उसकी एक अलग दुनिया थी। यहाँ उसके ऐसे दोस्त थे जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ उसकी पहचान सरगम के नाम से थी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सरगम एक ऐसा नाम था जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। उसकी कंपनी में भी उसे किसी ने नहीं देखा था। बस कुछ गिने चुने लोग थे जो जानते थे कि सरगम कौन है। हाँ, लोग तो बस इतना ही जानते थे कि वह एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसकी आवाज़ शायद दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ है। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि वह सबको हिप्नोटाइज कर लेती थी। मॉरिशस ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में सरगम के गीत फेमस थे। और जब एक बार सरगम के सॉन्ग लॉन्च होते थे तो वह पूरे साल ट्रेंडिंग पर बने रहते थे। उसे कॉपी करने की बहुत से लोगों ने कोशिश की। बड़े बड़े से सिंगर उसे कॉपी करना चाहते थे, पर उसकी आवाज़ ऐसी थी कि कभी कोई उसे कॉपी नहीं कर सका। उसकी आवाज़ में पता नहीं कौन सा जादू था जो लोगों को एक पल के लिए हिप्नोटाइज कर देता था। जब भी कोई उसकी आवाज़ में कोई भी गाना सुनता था तो वह अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता था। यहाँ तक कि इंडिया में भी सब उसके गाने के दीवाने थे, पर सरगम बस साल में 3 ही गाने लॉन्च करती थी। उसमें से उसके ज़्यादातर गाने दर्द भरे होते थे। ऐसा लगता था जैसे सरगम का और दर्द का जन्मों जन्मों का नाता हो। बहुत ही कम गाने ऐसे होंगे जिसमें उसने खुशी व्यक्त किया होगा, वरना उसके सारे गाने इतने ज़्यादा गहरे होते थे कि सभी के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ जाते थे जिसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल था। यही कारण था कि सभी उसके बहुत ही दीवाने थे। वहीं किया के यहाँ आने से पहले ही उसकी मैनेजर बेला, उसने पहले ही एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया था कि सरगम इस बार जल्दी ही अपने गाने लॉन्च करने वाली है। वहीं जैसे ही यह स्टेटमेंट मीडिया में आता है तो वह पब्लिक के लिए सर्च टॉपिक बन जाता है। चारों तरफ यह न्यूज़ सर्च करने लगी थी कि सरगम आ चुकी है और उसका गाना आने वाला है, पर यह कब आएगा इसका कोई डेट नहीं दिया गया था, जिस वजह से सारी पब्लिक बस एक ही कमेंट कर रही थी कि सरगम अपने गाने कब लॉन्च करने वाली है। प्लीज़ डेट बताइए, प्लीज़ डेट बताइए। चारों तरफ बस सर्च टॉपिक यही बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर रेहान पागलों की तरह
बस किया को ढूंढ रहा था। मयंक और रेहान के सारे एजेंट किया की जानकारी निकालने में लगे हुए थे, पर उन्हें किया के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। वैसे भी मयंक और रेहान को अच्छे से पता था कि किया किस शख्सियत का नाम है। अगर वह जब तक नहीं चाहेगी उसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं हासिल होगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि किया एक टॉप नंबर की हैकर है। वह अपनी सारी जानकारी आसानी से छिपा सकती है। यहाँ तक कि उसके आने जाने की भी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जिस रास्ते से वह गई थी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से उस टाइम की फुटेज भी डिलीट थी, जिसे कोई भी नहीं रिकवर कर सकता था। लेकिन रेहान के दिल को तसल्ली नहीं थी। वह अब भी अपनी पूरी ताकत किया को ढूंढने में लगा चुका था। उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था। वह अब तक इतना तो जान चुका था कि किया उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन वह कितनी बड़ी गलतफहमी की शिकार थी, रेहान को यह अच्छे से पता था। बस यही एक कारण था कि वह किया से मिलकर उस गलतफहमी को दूर करना चाहता था। भले ही किया उसे नापसंद करे, भले ही किया उसे छोड़ दे, उसकी ज़िंदगी में ना आए, पर वह उसकी आंखों के सामने रहे। वह उसे देखकर ही अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। वह पूरी ज़िंदगी उसे देखकर ही जिंदा रह सकता है। लेकिन इस तरह उसका गायब हो जाना रेहान के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। वह बिल्कुल ही पागल हो चुका था। अब उसे दिन रात बस किया की ही याद सता रही थी। इस वजह से उसने अब शराब पीना भी शुरू कर दिया था। वहीं मयंक उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था। ओम और शिवाय वह भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। वह लोग बार बार निया और ईशा से मिल रहे थे कि शायद उन्हें कोई जानकारी हो, पर उन लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उन लोगों ने तो यह भी साफ कर दिया था कि अगर किया नहीं चाहेगी तो उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। वहीं किया के जाने से उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। बेचारी निया, उसने तो रो रो कर अपना हाल ही बुरा कर लिया था, क्योंकि अब तक सारी बातें उन लोगों को भी पता चल चुकी थी। इस वक्त सबको क्यारा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं क्यारा तो अपनी अलग से ही खिचड़ी पकाने में लगी थी। अभी रेहान के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। क्यारा आज रेहान के घर गई हुई थी। वह दादा दादी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वहीं रेहान की माँ, उसे भी अभी कुछ नहीं पता था, क्योंकि यह सारा रायता क्यारा ने ऐसे फैलाया था कि किसी को कानो कान कुछ खबर ना हो। वहीं रेहान की बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो उसके घर वालों को नहीं पता रहती थी, और रेहान उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था, इसलिए यह खबर भी उन तक नहीं पहुंच सकी थी। पर रेहान को नहीं पता था कि क्यारा उसके घर में है। क्यारा को अच्छे से पता था कि रेहान कहीं बाहर अगर उसे मिल गया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर वह उसके घर में बैठी रही तो शायद वह बच सकती है। वह उसके बचपन की दोस्त थी और रेहान के मम्मी पापा के दोस्त की बेटी थी। इस वजह से उनके साथ उसका रिश्ता अच्छा था। वह लोग भी जब देखते हैं कि क्यारा विदेश से वापस आ चुकी है अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो उन्हें भी लगता है कि शायद क्यारा उनसे मिलने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने यहाँ आई है। वह लोग भी खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं और उसे अपने घर कुछ दिन रुकने के लिए कहते हैं। क्यारा के लिए भी यह एक अच्छा मौका था। वह वहाँ रुक जाती है और सोचती है कि इस बीच वह रेहान के मम्मी पापा को अच्छे से इम्प्रेस कर लेगी। वहीं वह मनीषा जी के आगे पीछे घूम घूम कर उनकी आवभगत करने की कोशिश कर रही थी। वह सोचती थी कि वह उनकी फेवरेट है, लेकिन यह सब पहले था। उसे नहीं पता था कि मनीषा जी तो खुद ही किया को अपने बेटे के लिए पसंद
कर चुकी थी। और वहीं दादा दादी जो किया को हद से ज़्यादा चाहते थे, और दादाजी तो उसके एहसान तले ही दबे थे, क्योंकि किया ने उनकी ज़िंदगी बचाई थी। इस वजह से वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि क्यारा उनकी बहू बने। और वैसे भी उन्हें क्यारा की आंखों में लालच और चापलूसी साफ साफ दिखाई देती थी। वह पहले से ही क्यारा के खिलाफ थे। क्यारा इस वक्त हाल में बैठी हुई थी, और वहीं उसके दूसरी साइड मनीषा जी बैठकर उससे बातें कर रही थी। वह बोलती हैं कि बेटा, तुम इतने दिनों तक बाहर रही हो तो यकीनन तुमने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, और अब आगे क्या करने का इरादा है। तो वह हंसते हुए बोलती है कि आंटी, मैं अब पापा के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगी। आखिर में यह सारा बिजनेस मेरा ही तो है, और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए मुझे काबिल तो बनना ही होगा। इसीलिए मैं लंदन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ कि अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर कर सकूँ। और पापा ने जल्दी ही यह सभी के सामने अनाउंस करने वाले हैं कि वह जल्दी ही मुझे अपनी कंपनी का CEO बनाने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम तक मैं उनके साथ रहकर यहाँ उनका बिजनेस समझूंगी। तो मनीषा जी भी हंसते हुए कहती हैं कि हाँ बच्चा, तुम ठीक बोल रही हो, और मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी काबिल हो गई हो और कितनी ज़्यादा बुद्धिमान भी हो गई हो। वरना पहले तो तुम बात बात पर नादानी करती थी, और तुम्हारी यह नादानियाँ हमें बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती हैं। वहीं क्यारा अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर थोड़ा उसे बुरा लगता है। वह कब नादानियाँ करती थी, उसे तो अपनी जिद, अपनी हठ सब कुछ अच्छा ही लगता था। इसलिए उससे तो कभी महसूस ही नहीं होता था कि उसने कभी नादानियाँ भी की है। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी, और मुस्कुराते हुए वह उनसे और भी बातें करने लगती हैं। तभी दादा और दादी जी वहाँ आते हैं। वह क्यारा को वहाँ देखकर बोलते हैं कि वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम कल से ही यहाँ हो। क्या तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करने वाली हो? तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए? पर मैं तो कल से ही देख रहा हूँ तुम यहाँ आराम से पड़ी हुई हो। कोई भी मेहनती बच्चा ऐसे अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता है। हर इंसान का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसका एक एक मिनट भी कीमती होता है। वह बिना किसी खास कारण के एक मिनट भी अपना नहीं बर्बाद करती है। यहाँ तक कि उसे हम मिलने के लिए महीनों रिक्वेस्ट करते रहते हैं, पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह हमसे भी मिल सके। वह सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। वह इतनी छोटी सी उम्र में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बड़े से बड़े टैलेंट वाला इंसान भी पहुंचने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दे। लेकिन वह बहुत ही छोटी उम्र में वहां तक पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में उसका नाम चलता है। ऐसा कौन सा देश होगा जो उसे नहीं जानता होगा। वह इतनी ज़्यादा कामयाब है। वहीं दादाजी की बातों को सुनकर क्यारा को गुस्सा आ रहा था कि दादाजी व्यर्थ में ही किसी की ऐसी बड़ाई कर रहे हैं। भला ऐसा कौन हो सकता है कि जो इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर ले। आखिर में वह भी तो इतने बड़े बिजनेस टाइकून थे, और उन्हें यह कामयाबी हासिल करने में उनका बुढ़ापा तक आ गया है। तो वह कैसे ऐसे किसी के बारे में कह सकते हैं। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि दादाजी, छोटी मोटी उपलब्धि हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वह तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ। इस वजह से मैं यह धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहूँगी। तो दादाजी बोलते हैं कि छोटी मोटी उपलब्धि क्या होती है। छोटी मोटी उपलब्धि तो उसके लिए इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करती है।
तुम उसकी कल्पना के परे हो। तुम्हें नहीं पता है कि वह कौन है, वह कैसी हस्ती है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी बहू के लिए बिल्कुल भी किसी के मुंह से उसका अपमान नहीं सुन सकते थे। वह कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है उस बच्ची के बारे में। वह महज 17-18 साल की है, पर वह पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखती है। उसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वह चाहे तो एक ही पल में किसी को बर्बाद कर सकती है और किसी को आबाद कर सकती है। यहाँ तक कि वह एक देश की इकोनॉमी भी कंट्रोल करने की ताकत रखती है। और तुम बोल रही हो यह छोटी मोटी उपलब्धि है। वहीं दादा के मुंह से इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर, इतने बड़ी बातों को सुनकर क्यारा का तो मुंह ही खुला रह जाता है। क्या किसी के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है? तो वह सच में कोई भगवान ही होगा, क्योंकि इंसानों के अंदर तो इतना टैलेंट नहीं होता है। तो वह सोचती है कि शायद दादाजी कभी किसी ऐसे शख्स से मिले होंगे जिसके बारे में वह आज बोल रहे हैं। उसे तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि वह यह सब किया के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने यहाँ एक बार के लिए भी किया का नाम नहीं यूज किया था। और वैसे भी क्यारा उसके सामने क्या थी जो वह उसके सामने कोई सफाई देते अपनी बहू के लिए। वह दादाजी बिना क्यारा को अब कुछ बोले अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं जब क्यारा देखती है कि दादाजी जा रहे हैं तो वह जल्दी से दादाजी से बोलती है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी अभी तो आए हैं, बैठिए ना, थोड़ी बातें करते हैं। वहीं दादाजी को इस तरह बातूने लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और क्या क्यारा उनके उम्र की थी जो उनके साथ बैठकर वह बातें करेंगे। वह बोलते हैं, छोटी लड़की, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ और मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ बातें करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि वहीं क्यारा दादाजी की इतने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए डर जाती है। क्या उसने कुछ गलत कह दिया? उसे अब भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह कितने बड़े आदमी से यह बोल रही है कि वह उनके साथ बैठकर बच्चों की तरह बातें करे। क्या कभी उनकी बहू ने ऐसा बोला है? वह कितनी ज़्यादा समझदार थी। यहाँ तक कि दादा खुद उसके साथ बैठकर बातें करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत कम बोलती थी और कभी भी इतना टाइम नहीं होता था उसके पास कि वह उनके साथ बैठकर 2-4 बातें कर ले। दादाजी तो बस उसके साथ बैठकर बातें करने के लिए तरसते रह जाते थे। और यहाँ यह घटिया लड़की जो देखो इन लोगों को फंसाने के चक्कर में यहाँ आकर बैठ गई है और कह रही है कि उनके साथ बैठकर बातें करे। वहीं दादी जी उनके गुस्से को देखकर बोलती हैं, अजी शांत हो जाइए, आपको बुढ़ापा आ गया है। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो आपका बीपी लो हो जाएगा और आप जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे। वहीं अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह उन्हें घूर कर देखते हैं और बोलते हैं कि सुरु, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ पता है? मैं अभी इतना जवान हूँ कि अगर मैं शादी करने जाऊँ तो मेरी दूसरी शादी हो जाए और तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो। वहीं वह उनकी पत्नी का नाम सरस्वती है, जिन्हें वह प्यार से सुरु बुलाते हैं। जैसे ही सरस्वती अपने पति के मुंह से यह बात सुनती है तो वह मुंह खोले उन्हें देखने लगती है और बोलती है, बूढ़ा कहीं का, तू अब बुढ़ापे में दूसरी शादी करने वाला है। मुझे पहले ही पता होता तो तुझे छोड़कर मैं पहले ही भाग जाती और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढती जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहता। वहीं अपनी पत्नी के मुंह से उन्हें छोड़ने की बात सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें घूरते हुए बोलते हैं कि बुढ़िया, तू इस बुढ़ापे में मुझे छोड़ने की बात कह रही है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ने की बात कहने की? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे आदमी को अपने साथ जोड़ने की? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वह उनका हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। वहीं वहाँ यह बैठे यह सब लोग सारा नज़ारा देख रहे थे। मनीषा जी को तो अपने सास ससुर पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि यह इन दोनों का हमेशा का था। जब भी
दादी जी उन्हें चिढ़ाने के लिए किसी और के साथ अपना नाम जोड़ती थी तो दादाजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि वो अपना गुस्सा ही नहीं कंट्रोल कर पाते थे। और वहीं अब दादी जी की तो खैर नहीं थी। और वहीं दादी जी जो कि हर बात दादाजी दूसरी शादी करने को बोलते तो उनको आग लग जाती थी और वह गुस्से में उन्हें छेड़ने लगती थी। और इसका नतीजा ये होता था कि वह दोनों आपस में एक दूसरे को ही परेशान करने लगते थे। वहीं क्यारा तो यह सब नज़ारा अपना मुँह फाड़े देख रही थी। अभी अभी दादाजी कैसे उससे बात कर रहे थे और अब देखो कैसे बात कर रहे हैं। यानी दादाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि वह कैसे दादाजी को पटाए जिससे कि दादाजी उसके खिलाफ़ ना हो। अगर दादाजी उसके खिलाफ़ रहें तो वह कभी भी रेहान से शादी नहीं कर पाएगी। वहीं मनीषा जी हंसते हुए बोलती हैं कि यह लोग अभी भी बच्चे हैं। तब जाके क्यारा का ध्यान टूटता है और वह भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ वह दोनों कितने प्यारे लग रहे थे, एक दूसरे से इस तरह लड़ते झगड़ते उनकी लाइफ कितनी ही अच्छी चल रही है। मनीषा जी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि क्यारा को अभी भी बात करने का थोड़ा भी तरीका नहीं पता था। वह क्या कह गई या नहीं समझ पाई थी। वहीं मनीषा जी तो उसकी बातों को इग्नोर करती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि क्यारा को अभी भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वहीं क्यारा बोलती है कि आंटी चलिए हम कहीं शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो मनीषा जी बोलती हैं कि नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती हूँ, पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। मनीषा जी को अच्छे से पता था कि बाहर उनकी जान को खतरा है और वह क्यारा से क्या कह के झूठ बोले, उनसे झूठ बोलते भी नहीं बन रहा था। वहीं क्यारा सोचती है कि किस तरह से वह उसे मना कर रही हैं। इस वक्त क्यारा को मनीषा जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराकर बोलती है कि ओ आंटी आपकी तबीयत ख़राब थी, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वैसे अब आप ठीक हैं कि नहीं, आप कहें तो मैं आपकी दवाई के लिए इंतज़ाम कर सकती हूँ। मेरे विदेश में बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनकी फैमिली मेडिकल फील्ड में है तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे दवाई और डॉक्टर का इंतज़ाम कर सकती हूँ। तो वहीं मनीषा जी बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब पहले से बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी अभी मुझे जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वह दुनिया का बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मुझे अब किसी और डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। उसकी बातों को सुनकर क्यारा का मुंह बन जाता है। वह कहती हैं कि भला दुनिया का इतना बड़ा डॉक्टर कौन है जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है, वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे तो बस पूछना था सो मैंने पूछ लिया। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। वह दिल से नहीं चाहती थी कि सच में वह इन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम सहे, लेकिन जब आगे से ही उन्होंने मना कर दिया तो यह तो उसके लिए अच्छी बात थी। भला उसे आगे से मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत है। वहीं क्यारा बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाई थी, कल यह मेरे पास डिलीवर नहीं हो पाया था इसलिए मैं यह आज सुबह सुबह ही लेने गई थी। इतना कहकर वह अपनी पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और वह मनीषा जी के आगे कर देती है। तो मनीषा जी बोलती हैं कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत है और तुम इतनी छोटी हो, मुझे क्यों गिफ्ट दे रही हो, यह अच्छा नहीं लगता है कि तुम इतनी छोटी होकर मुझे गिफ्ट दो। तो वह प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे आंटी जी इसमें क्या बात है, आखिर में मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ और क्या एक बेटी अपनी माँ के लिए कुछ अपनी पसंद से नहीं ला सकती है। वहीं आज पहली बार
मनीषा जी को क्यारा के लिए खुद की बेटी की जगह देना पहली बार उन्हें अजीब सा लग रहा था। पहले भी क्यारा ऐसा बोलती थी पर उन्हें कभी ऐसा नहीं महसूस होता था, पर पता नहीं क्यों आज उन्हें बड़ा अजीब लगा। वह मुस्कुराकर बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्यारा बड़े ही प्यार से उस गिफ्ट को मनीषा जी के आगे कर देती है, तो मनीषा जी उस गिफ्ट को ना चाहते हुए भी अपनी हाथों में ले लेती हैं, पर अभी उसे खोलकर देखने का उनका कोई इरादा नहीं था। क्यारा जब देखती है कि मनीषा जी उस गिफ्ट को नहीं देख रही है, तो वह सोचती है कि आखिर में यह औरत इसे देख क्यों नहीं रही है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, आंटी एक बार इस गिफ्ट को खोलकर देखिए ना कि इसके अंदर क्या है, क्या आपको इसे देखने की उत्सुकता नहीं हो रही है। वहीं मनीषा जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वह क्यारा का दिल रखने के लिए उस गिफ्ट को खोलती है, तो उसमें एक छोटा सा पिंक डायमंड था, जिसे क्यारा ने बहुत सारा पैसा देकर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ख़रीदा था। पर यह मनीषा जी के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि किया जब उनसे मिलने आई थी तो उसने एक बहुत ही बड़ा पिंक डायमंड और एक ग्रीन डायमंड उन्हें गिफ्ट में दिया था, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था और जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तो यह उसके आगे उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, शायद यह पहले क्यारा ने दिया होता तो शायद इसका महत्व कुछ और होता, लेकिन अब यह तो उसके आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए मनीषा जी को कोई खुशी नहीं होती। वह मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ बेटा ये बहुत अच्छा है। वहीं जब उनके मुंह से बहुत अच्छा सुनती है तो क्यारा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने मनीषा जी को इम्प्रेस कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मनीषा जी इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। वह इस वक्त क्यारा के मंसूबे से बिल्कुल अनजान थी। अगर उन्हें हकीकत पता चला तो वह भी अपने वक्त की एक अच्छी माफिया डॉन थी। वह क्यारा को ऐसा सबक सिखाती कि वह ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर किया मॉरिशस में अपने विला पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर लेने उसे उसके बहुत से गार्ड गए हुए थे। उसने बेला को साफ साफ मना कर दिया था कि वह एयरपोर्ट पर उसे लेने ना आए, क्योंकि अगर वह आई तो लोग उसे पहचान सकते हैं और फिर अभी से ही उसके लिए मुसीबत शुरू हो जाएगी। वहीं बेला बहुत ही बेसब्री के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। किया ने पहले ही मना किया था कि अपने और दोस्तों को उसके बारे में अभी कुछ ना बताए, क्योंकि अभी उसे रिलैक्स करना है। और बेला भी अच्छे से जानती थी कि शायद किया किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि किया ने पहले उसे मना किया था अभी आने के लिए, लेकिन अचानक ही उसने कल फ़ोन किया और वह आज ही यहाँ आ पहुँची। यानी जब उसने फ़ोन किया तो वह तुरंत ही वहाँ से निकल चुकी थी। तो क्या बात हो सकती है। बेला बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। भले ही बेला उम्र में किया से बड़ी थी, लेकिन वह किया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बेला एक साधारण सी लड़की हुआ करती थी। हालांकि वह भी इंडिया से ही थी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली वहीं मॉरिशस में ही रहता था। उन लोगों का एक कसिनो था, जिसे कुछ लोगों ने उन लोगों से जुए में फ्रॉड करके जीत लिया था और उससे उसका कब्जा भी ले लिया था। वह लोग सड़क पर आ गए थे, लेकिन फिर भी वह लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन वह लोग बार बार उसे परेशान करना शुरू कर दिए थे और एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई जब वह लोग बेला को किडनैप कर ले गए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उस वक्त वहाँ पर किया पहुँच गई। वह देखने में बहुत ही छोटी और प्यारी सी मासूम सी बच्ची लग रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने उन गुंडों को मारा था, यह देखकर तो बेला की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और उसी वक्त से बेला ने डिसाइड किया था कि वह हमेशा
इस बच्ची के साथ रहेगी और खुद को इतना काबिल बनाएगी कि वह इसे भी प्रोटेक्ट करेगी, जैसे आज उसने बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह किए इतने ख़तरनाक लोगों के सामने आकर उसकी ज़िंदगी को बचाया और इतने ख़तरनाक गैंगस्टर से पंगा लिया। उसे पता था कि आगे अब किया के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किया किस चीज़ का नाम है। उसके लिए प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं होने वाली थी। वहीं बेला को नहीं पता था कि अब तक उन्हें जो परेशान कर रहा था वह कौन है। बाद में किया ने ही सारी सच्चाई उसके सामने लाई थी कि वह उसके पिता के सौतेले भाई थे, जो उनसे सारी प्रॉपर्टी छीनकर उन्हें जान से मारना चाहते थे। और अगर किया उनकी ज़िंदगी में न आती तो शायद कुछ दिनों बाद उनकी मौत भी हो जाती। इसलिए किया उनकी सेवियर थी और बेला उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। किया भी उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी। वहीं अब उनका वह धंधा बंद हो गया था। किया ने ही उन लोगों को काम दिया था। किया बहुत अच्छा गाती थी। एक बार किया बहुत उदास थी और वह वहीं समुद्र के किनारे बैठकर अपना दिल बहलाने के लिए एक गाना गा रही थी, जिसे सुनकर बेला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वहीं कुछ कुछ दूरी पर खड़े लोग भी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। इतनी छोटी बच्ची की आवाज़ इतनी मीठी थी, उसका गाना सभी के दिलों में उतर गया था। तभी बेला ने उसे सजेस्ट किया था कि वह सिंगिंग करे। उसे नहीं पता था कि किया की असली सच्चाई क्या है। उसे लगा कि शायद किया अभी बेरोजगार ही है, लेकिन किया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बेला लगातार उसके पीछे पड़ी रही और फिर अंत में किया थक हार कर उसके लिए हाँ कह दी। बेला ने पहले ही कहा था वह सारी जिम्मेदारी उठाएगी, उसे कुछ नहीं करना होगा, बस उसे वह गाना गा कर दे। लेकिन किया ने उसे पहले ही कह दिया था कि वह 2 से 3 गाना ही साल में गाएगी, उसके पास टाइम नहीं है। जब बेला ने यह सुना कि उसके पास टाइम नहीं है तो उसे थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उसे पता चला कि किया की असली आइडेंटिटी क्या है। यह जानकर उसे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ था। वहीं बेला अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और किया जब से उनकी ज़िंदगी में आई थी उनकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब उन्हें किसी बात की तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि किया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह उनकी हर तरह से मदद करती थी। यही कारण था कि बेला के माँ बाप किया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया करते थे। वहीं दूसरी ओर अब बेला भी खुद को किया के तरह ही ताकतवर बनाना चाहती थी, तो वह भी किया से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी थी और धीरे धीरे वह भी किया की तरह सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो गई। और उसने एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग कर खुद को इस काबिल बना लिया कि वह किया को प्रोटेक्ट कर सके और किया के बिजनेस को उसकी हेल्प कर सके। वहीं जैसे ही किया अपने विला पहुंचती है तो बेला उसे देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वह दौड़कर जाकर उसके गले लग जाती है। वह इतनी ज़्यादा फोर्स से उसके गले लगी थी कि अगर किया खुद को न संभालती तो वह दोनों अभी ज़मीन पर गिरी होती। वहीं किया उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और वह कहती है कि यह क्या हरकत है, क्या तुम मुझे मारने वाली थी। वहीं किया की ऐसी बातों को सुनकर बेला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं मेरी जान, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ, तुझे देखकर तो मैं खुद ही जिंदा रहती हूँ। इतना बोलकर वह उसके गालों को चूम लेती है। वहीं बेला की यह हरकत किया को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन बेला को पता नहीं क्यों उसके गाल बहुत ही अच्छे लगते थे और किया उसे इतनी प्यारी बच्ची लगती थी कि वह खुद को नहीं रोक पाती थी। हालांकि बेला किया से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे बड़ी थी। वह किसी न किसी बहाने किया के गालों में किस कर देती थी, जिस वजह से किया उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उससे इस तरह से नज़दीक आए, लेकिन बेला बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और जब तक किया यहाँ रहती थी बेला उसका सभी कामों का ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि उसे खिलाना पिलाना और सुलाना तक वह अपनी जिम्मेदारी समझती थी। यही कारण था कि किया उसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी।
वहीं बेला के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वह किया को देखकर बोलती है कि आखिर में मेरी जान को मेरी याद आ ही गई। शांति हो, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम कितने सालों बाद मेरे से मिलने यहाँ आ रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी करती हो? वहीं किया उसे देखकर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसे कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा था। वह अब भी खामोश थी। बेला उसके हाव भाव को अच्छे से समझ जाती थी। इतने दिनों से उसके साथ रहते रहते अब वह उससे अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। वह जान गई कि किया जरूर किसी प्रॉब्लम में है। वह शायद बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में होती तो अब तक वह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी होती। वहीं किया शांति से जाकर सोफे पर बैठ जाती है और सोफे पे अपना सर टेक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है तो फिर से उसकी आंखों के सामने रेहान और क्यारा का गला लगना उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि वह इस नज़ारे को बार बार नहीं देखना चाहती थी। आज पहली बार कुछ ऐसा था जो उसे इतना परेशान कर रहा था। वह खुद से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि वह क्यों रेहान को अपनी ज़िंदगी में लाई, वरना कभी भी कोई भी बात उसे इतनी मुसीबत में नहीं डालती थी। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसे परेशान कर सकती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके दिमाग में बार बार एक ही बात रिपीट हो रही थी। इसलिए वह खुद से ज़्यादा नाराज़ थी। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया था कि कभी वह किसी भी चीज़ को इतनी देर तक नहीं सोच सकती थी। लेकिन आज उसके दिमाग में रेहान पूरी तरह से बस चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों रेहान को अपनी ज़िंदगी में लाया और क्यों कमज़ोर हुई। लेकिन ठीक है, अब वक्त रहते उसे सब कुछ समझ आ गया है, तो वह अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। वह किसी के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग नहीं लाएगी जिससे वह कमज़ोर हो। उसने पहले ही अपनी ज़िंदगी को इस तरह बना रखा था कि उसके दिल में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रहती थी, जिस वजह से वह अब तक की अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकती थी। लेकिन आज यह फीलिंग उसे बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा रही थी। वहीं उसे इतना शांत देखकर बेला से रहा नहीं जाता। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, किया मेरी जान, क्या हुआ? तुम इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो? क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। वहीं किया उसकी ओर देखती है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। तो बेला अच्छे से समझ जाती है कि किया का कुछ भी बताने का मन नहीं है। शायद बात कुछ ऐसी है जो उसे बताया नहीं जा सकता, वरना किया उसे ज़रूर बता देती है। वैसे भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो किया उसे खुद ही फेस करती थी। वह अपने दोस्तों पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देती थी। कोई प्रॉब्लम उन तक पहुंचे उससे पहले ही किया उसे दूर कर देती थी। बेला एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। चलो तुम चलकर फ्रेश हो और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ भेजती हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर किया चुपचाप अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। बेला ने पहले ही उसके रूम में पूरा इंतजाम कर दिया था। किया सीधा जाती है और फ्रेश होती है, फिर अपने कपड़े चेंज कर बेड पर आकर लेट जाती है। फिलहाल वह थकी हुई थी। वह इतना ज़्यादा कभी नहीं थकती थी, लेकिन अब उसका माइंड ही डिस्टर्ब था, जिस वजह से वह खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी। और वह कितने घंटों से सोई भी तो नहीं थी। पिछली रात भी वह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की वजह से सो नहीं पाई थी, और फिर यह सब कुछ हो गया। इसलिए अब उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए था। वह अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है, क्योंकि अब उसने खुद को शांत कर लिया था।
वहीं थोड़ी देर में बेला अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर आती है तो देखती है कि किया सो चुकी थी। वह उसके पास जाती है और उसे छूकर देखती है कि सच में वह गहरी नींद में जा चुकी थी। तो बेला सोचती है कि वह उसे नहीं उठा सकती है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब वह आराम से सो पाती हो। उसे उसके बारे में सब कुछ पता था, तो वह उसे आराम से ब्लैंकेट उठा देती है और फिर कमरे का टेम्परेचर सेट करके खाना को उसी तरह लेकर वापस चली जाती है। जब किया उठेगी तो वह उसे दोबारा से बनाकर खिला सकती है। किया चाहे तो वह दिन भर उसके लिए यह काम कर सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं एयरपोर्ट पर जब किया उतरी थी और वह अपने गार्ड के साथ अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी प्रणव ने उसे देख लिया था, पर उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, इसलिए वह उसे ठीक से नहीं पहचान सका था, जिससे वह यह नहीं समझ पाया था कि यह कौन है। लेकिन जैसे ही वह अपने गार्ड के जैसे ही वह उन गार्डों को देखता है तो उसे पहचानने में 1 मिनट भी देर नहीं लगती है कि यह गार्ड तो उन्हीं के गार्ड हैं, क्योंकि उनके ड्रेस पर लगा हुआ लोगो उनका ही लोगो था। तो वह तुरंत समझ जाता है कि यह उसका कोई वहम नहीं है, यह सच में ही किया है। वह भागकर उसके पास जाता, लेकिन इससे पहले ही किया बैठकर वहां से जा चुकी थी और वहीं बेला ने पहले ही उसे बताया था कि किया आने वाली है, लेकिन अभी उसे आने में वक्त लगेगा। पर किया इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। प्रणव भी किया का फ्रेंड था, वह यहाँ बेला के साथ ही उसकी कंपनी में काम करता था और उसकी कंपनी की देखरेख करता था। और उसके और भी बहुत से फ्रेंड थे जो आपको आगे बताएंगे। प्रणव भी इंडियन था, वह अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ आया हुआ था और यहीं उसकी मुलाकात किया से हो गई थी और किया ने उसे अपने साथ काम पे रख लिया था। वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, किया को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी और वह दिल का भी बहुत ही साफ और सच्चा था, जिस वजह से किया ने उसे अपने साथ रख लिया था। प्रणव भी किया को बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही मानता था और किया का रवैया भी उसके साथ एम्प्लॉय और बॉस का न होकर बहन भाई जैसा था। वहीं प्रणव जल्दी ही अपने दोस्तों के पास ग्रुप मैसेज करता है कि उनकी किया यहाँ आ गई है, यानी सरगम यहाँ आ गई है। जो सरगम की हकीकत जानता था, वह उनके बहुत ही खास दोस्त थे। यह वही लोग थे जिन्हें सरगम के बारे में पता था कि किया ही सरगम है। जैसे ही वह लोग यह मैसेज देखते हैं तो वह तुरंत ही खुशी खुशी अपने घर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं किया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लगभग आधे घंटे बाद हाल में एक लड़की और 3 लड़के बैठे हुए थे। यह और कोई नहीं, यह किया के दोस्त थे। अभी ठंडा हो पहला प्रणव था, दूसरा जेनी, यह एक लड़की थी, तीसरा रियो और चौथा वेन। रियो यहाँ के मिनिस्टर का बेटा था और वेन और जेनी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। वह सब किया के साथ उसकी ही कंपनी में काम करते थे। इनकी भी मुलाकात एक इत्तेफाक से हुई थी और उन्हें किया बहुत प्यारी लगी थी। किया ने इनकी भी मदद की थी, जिस वजह से वह किया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। दिनों तक वह किया के पीछे उससे दोस्ती करने
के चक्कर में पड़े रहे। अंत में थक हार कर किया ने उनके साथ दोस्ती की और फिर बाद में यह किया की ही सिंगिंग कंपनी में काम करने लगे। इन सबको किया की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी और धीरे धीरे इन्हें भी किया की आइडेंटिटी के बारे में पता चला। हालांकि यह किया की सारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जितना भी जानते थे उससे इन्हें यह तो पता था कि उनके सामने खड़ी यह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उनके सामने जो लड़की थी कोई आम लड़की नहीं थी, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। इस वजह से वह उनसे और ज़्यादा दोस्ती करने के लिए परेशान हो गए थे और अंत में उन्होंने उसकी दोस्ती हासिल कर ली थी। वह किया के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे और जब उन लोगों को पता चला कि किया आ चुकी है तो वह बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से वह कैसे भी भागते हुए यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन जब वह यहाँ आते हैं तो बेला उन्हें बताती है कि किया अभी आराम कर रही है और शायद वह परेशान है, इसलिए वह बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और बेला ने उन्हें खास हिदायत देकर डांट कर यहाँ बैठा दिया था, जिस वजह से उन लोगों का मुंह बना हुआ था और वह किया का इंतज़ार कर रहे थे। यह वक्त उनसे बीत नहीं रहा था। वहीं किया इन सब बातों से अनजान आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान को किया के बारे में कुछ भी पता चलेगा कि किया कहाँ है? और उसके दोस्त जब किया से मिलेंगे तो किया उन्हें देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि वह अभी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को उसके बारे में पता चले। लेकिन यहाँ उन्हें पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था। और वहीं उसके दोस्त वह किया के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि किया उनसे क्यों झूठ बोल रही थी, क्या उसके लिए यह लोग मायने नहीं रखते हैं? तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।